सीधा काम की बात करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के उस हिस्से को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे अंक दिलाता है, और वो है क्रिया। कोई घुमा फिराकर बात नहीं होगी, बिल्कुल आसान और एकदम स्पष्ट तरीके से इसे समझेंगे। आज का हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, इस विषय को इतना मजबूत कर लेना कि परीक्षा में हमारा एक भी अंक ना कटे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही शक्तिशाली लाइन पर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक ही इंसान आपको आगे लेकर जाएगा, और वो इंसान आप खुद हैं। परीक्षा में जो सफलता मिलती है ना, वो आपकी अपनी मेहनत और लगन से ही आती है। आज इस विषय को पूरी एकाग्रता के साथ सीखने का जो आपने संकल्प लिया है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए बिल्कुल इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का सफर। हम देखेंगे कि क्रिया क्या है, धातु किसे कहते हैं, सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है। इसके बाद मैं आपको इन्हें पहचानने का एक अचूक तरीका बताऊंगा। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं देखेंगे और अंत में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी होगी जिससे पूरी पुनरावृत्ति हो जाएगी। बस अपना पूरा ध्यान यहीं बनाए रखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। आखिर ये क्रिया है क्या, यानी कार्य का होना या करना। अब जरा एक बात सोचिए, क्या इस दुनिया में होने वाले हर एक काम को कोई इंसान ही सक्रिय रूप से कर रहा है, या फिर कुछ चीजें अपने आप भी होती रहती हैं? बस इसी एक सवाल का जवाब हमारी क्रिया का आधार है। अगर हम परिभाषा को देखें तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। यहां दो शब्द बहुत अहम हैं, होने और करने। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ काम प्राकृतिक रूप से बस होते हैं और कुछ काम किसी के द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि व्याकरण में ये दोनों ही स्थितियां क्रिया कहलाती हैं। आइए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। एक तरफ है हवा बहती है। हवा तो अपने आप बह रही है ना, इसे कोई इंसान मेहनत करके नहीं चला रहा, ये कार्य का स्वतः होना है। और दूसरी तरफ है वह दौड़ता है। यहां कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से मेहनत करके दौड़ने का काम कर रहा है, ये कार्य का करना है। तो बहना और दौड़ना, ये दोनों ही यहां क्रिया हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, धातु यानी क्रिया का एकदम मूल रूप। धातु को आप एक पेड़ की मजबूत जड़ की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक गहरी जड़ से ही पूरा पेड़ और उसकी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हिंदी व्याकरण में क्रिया के सभी अलग अलग रूप इसी धातु से विकसित होते हैं। इस तालिका में आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ हमारा मूल शब्द है पढ़, और दाईं ओर देखिए इसी पढ़ से कितने सारे अलग अलग रूप बन गए। पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा। यहां एकदम स्पष्ट है कि पढ़ शब्द हर एक रूप में बिल्कुल स्थिर है और मौजूद है। क्रिया के इसी मूल रूप को जो हर जगह पाया जाता है, हम धातु कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये धातु भी दो तरह की होती है। पहली है मूल धातु, जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, जैसे चल, हंस, लिख। इन्हें बनने के लिए किसी और शब्द की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। दूसरी है यौगिक धातु। यौगिक का तो मतलब ही है जुड़कर बनना। जब हम मूल धातु में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे लिख में आवट जोड़ा तो क्या बना? लिखावट। सज में जोड़ा तो बन गया सजावट। ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट अंतर है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सकर्मक और अकर्मक। ये क्रिया के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार हैं। बोर्ड परीक्षा में ये विषय सीधे सीधे अंक दिलाता है। अगर आपने इन दोनों के बीच का अंतर समझ लिया तो व्याकरण के प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी जिसके साथ कर्म हो। परिभाषा कहती है कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े या जहां कर्म के होने की तार्किक संभावना हो। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। वह आम खाता है। यहां खाना तो क्रिया है, लेकिन खाने का पूरा प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है? आम पर। तो आम यहां कर्म है, इसीलिए यह एक सकर्मक क्रिया है। लेकिन परीक्षा में अक्सर आपको उलझाने के लिए एक जाल बिछाया जाता है। जरा इस वाक्य को देखिए, वह पढ़ता है। अब आपके मन में यह विचार आ सकता है कि भाई इसमें तो कोई कर्म लिखा ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, अगर कोई पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही होगा ना, कोई किताब, कोई अखबार या कुछ और। यहां कर्म लिखा भले ही नहीं है, लेकिन उसके होने की पूरी संभावना है। और बस इसी संभावना के कारण पढ़ना भी हमेशा एक सकर्मक क्रिया बन जाती है। अब इसके बिल्कुल विपरीत होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी बिना कर्म के। इस परिभाषा के अनुसार जहां क्रिया का फल किसी कर्म पर नहीं बल्कि सीधे काम करने वाले यानी कर्ता पर पड़े,
उदाहरण के लिए, वह सोती है या वह रोता है। अब किसी चीज को तो सोया नहीं जा सकता ना, यह कोई कर्म हो ही नहीं सकता, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। सोने का पूरा असर सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक है। भाग 4, पहचानने का तरीका। अब मैं आपको वो जादुई युक्ति बताने वाला हूं जिसका आपको इंतजार था। ये परीक्षा के लिए एक ऐसा जादुई तरीका है जो कभी विफल नहीं होता। अगर परीक्षण हॉल में कभी भी सकर्मक और अकर्मक के बीच उलझन हो जाए तो ये युक्ति आपको तुरंत सही उत्तर तक पहुंचा देगी। इस सूत्र को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये गणित के किसी फॉर्मूले की तरह एकदम सटीक है। चरण 1, वाक्य में जो क्रिया है उसके ठीक पहले क्या लगाकर एक सवाल पूछिए। चरण 2, अगर आपको कोई तार्किक उत्तर मिल जाता है या उत्तर मिलने की संभावना नजर आती है तो मान लीजिए वो सकर्मक है। और चरण 3, अगर क्या लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता और सवाल ही बड़ा अजीब सा लगता है तो वो अकर्मक है। आइए इस तरीके को तुरंत लागू करके देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, वे लोग हंसते हैं। अब सवाल पूछिए, वे क्या हंसते हैं? क्या आपको कोई जवाब मिला? बिल्कुल नहीं। हंसने में क्या का कोई तार्किक जवाब होता ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, प्रधानमंत्री बोलते हैं। सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? जवाब मिल सकता है, वो भाषण बोलते हैं, सच बोलते हैं या कुछ शब्द बोलते हैं। यहां उत्तर मिलने की पूरी संभावना है, इसीलिए यह स्पष्ट रूप से सकर्मक है ना? एकदम आसान और असरदार तरीका। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, कुछ और प्रकार जो जानना जरूरी हैं। व्याकरण के इस ज्ञान को पूरी तरह पक्का करने के लिए हमें 2 और महत्वपूर्ण क्रियाओं को समझना होगा। ये दोनों क्रियाएं परीक्षा में अक्सर अलग से पूछ ली जाती हैं। पहली है सहायक क्रिया। इसके तो नाम से ही स्पष्ट है, ये मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली एक अच्छे दोस्त की तरह है। ये वाक्य के अर्थ को और उसके समय को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर मैं कहूं वह आम खा तो बात अधूरी और अजीब लगती है ना, लेकिन अगर कहा जाए वह आम खा रहा था तो यहां रहा था सहायक क्रिया है जो हमारी मुख्य क्रिया खाना की मदद कर रही है और साफ साफ बता रही है कि काम भूतकाल में हो रहा था। और दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा पर गौर कीजिएगा। जब काम करने वाला यानी कर्ता खुद काम ना करके किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई नेताजी खुद पैकेट नहीं बांट रहे हैं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से पैकेट बंटवा रहे हैं। तो बांटना तो एक साधारण क्रिया है, लेकिन बंटवाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है, जहां कर्ता अपना काम किसी और से करवा रहा है। भाग 6, पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तरी। तो आइए जो कुछ सीखा है उसे फटाफट दोहराते हैं। आज हमने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही कम समय में काफी कुछ सीखा है। अब आइए तेजी से इसे दोहराते हैं ताकि ये दिमाग में पूरी तरह से छप जाए और परीक्षा तक एकदम सुरक्षित रहे। शुरुआत में हमने क्या समझा? क्रिया का सीधा सा मतलब है किसी काम का होना या उसे सक्रिय रूप से करना। क्रिया की जो एकदम मूल जड़ होती है उसे धातु कहते हैं, और धातु मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, स्वतंत्र रूप से रहने वाली मूल धातु और प्रत्यय जुड़कर बनने वाली यौगिक धातु। इसके बाद दूसरे हिस्से में हमने देखा कि अगर वाक्य में कर्म मौजूद है या उसके होने की थोड़ी सी भी संभावना है तो वो सकर्मक है। अगर कर्म नहीं है और पूरा का पूरा फल कर्ता पर है तो वो अकर्मक है। और सबसे जरूरी बात, परीक्षा के कमरे में आपको वो जादुई तरीका कभी नहीं भूलना है। बस क्रिया के आगे क्या लगाकर सवाल पूछना है। और अब अंत में जरा इस सवाल पर विचार कीजिएगा। जब आप पूरी लगन से कहते हैं मैं परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूं, तो सोचिए ये पढ़ना कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? उसी जादुई क्या वाले सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस स्पष्ट और मजेदार चर्चा के बाद इसका जवाब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। सीखते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपनी परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए।